यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2025 में होने वाला यूपी बोर्ड परीक्षा विज्ञान का मॉडल पेपर। और ये 2025 का गेस्ट पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पेपर आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं 2025 के बोर्ड परीक्षा में। तो विज्ञान का 2025 का ये मॉडल पेपर है। आपको नियम निर्देश सारे पता होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में निर्देश क्या है कि आपका जो प्रश्न पत्र होगा बच्चों, वो दो खंडों में होगा, खंड आ और खंड बा में। और खंड आ में आपके एक अंक, मतलब एक एक अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको ओएमआर पत्र में देना है। ठीक है, तो ओएमआर पत्र में आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर आपको पढ़ के देना है, बाकी आपको लिखना है। ठीक है, तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूं 20 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके 2025 एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो चलिए मैं आपको खंड आ में आने वाले सभी बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपका जीव विज्ञान से जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे 20, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है खंड आ, और खंड आ जो है उपखंड का ख गा में डिवाइड होगा। उपखंड का में जो है, यहां आप देख पा रहे होंगे बच्चों, उपखंड का में आपके हैं फिजिक्स के एमसीक्यूज, फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान के यहां पे प्रश्न हैं। तो भौतिक विज्ञान के इस प्रश्न में आपके एमसीक्यूज होंगे और कुछ आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, यानी आपके चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा। जैसे कि पहला प्रश्न है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो बच्चों, क्षमता का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f यानी 1/f, ये मीटर में होता है। अगर वैल्यू फोकस, ये एफ आपकी फोकस दूरी है, अगर यही फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में दे रखी होगी तो फॉर्मूला हो जाएगा 100/f सेंटीमीटर में। क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर दे रखा है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो कुछ नहीं, बस आपको इसी फॉर्मूले में 100/f की जगह 50 करेंगे तो, और आपको पता है उत्तल लेंस की जो फोकस होती है वो पॉजिटिव होती है बच्चों। तो 50 दूना 100, यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगा। और लेंस की जो क्षमता होता है उसकी यूनिट होती है डायोप्टर यानी 2 डायोप्टर। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बच्चों बी देखने को मिल रहा है, 2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो बिल्कुल सीधा प्रश्न है, ये आपका आया है ह्यूमन आई वाले चैप्टर से, रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दूसरे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न, यहाँ पे फिर से न्यूमेरिकल आ गया है। यहाँ पे ये आपको न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है। संलग्न विद्युत परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध में धारा, 6 ओम जो प्रतिरोध आपको दिख रहा है बच्चों, उसमें धारा बताना है। और प्रतिरोध आर जो दिख रहा है यहाँ पे, इसका आर का मान बताना है। बहुत सिंपल प्रश्न है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ध्यान से आपको समझ में आएगा। अब बिंदु ए पे देखिए, इससे पहले जो इसमें धारा जा रही है बच्चों, वो 2 एम्पियर की धारा जा रही है। अब ये दो धारा दो भागों में डिवाइड होगी, एक तो इधर और एक इधर। तो आप देख पा रहे हैं जो आर ओम लिखा हुआ है इसमें 1.5 एम्पियर की धारा चली गई। तो 2 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 0.5 एम्पियर बचेगा। बिल्कुल बचेगा कि नहीं, क्योंकि दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 0.5 और 1.5 तो 2 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो अगर 1.5 एम्पियर इधर जा रही है तो 6 ओम में, या पहला ही क्वेश्चन पूछा है 6 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा जाएगी, तो 0.5 धारा बहेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में पहला 0.5 एम्पियर सी में भी है और 0.5 एम्पियर डी में भी है। अब आपको आर का मान पता करना है। तो बच्चों आपको पता है कि ये जो आपको परिपथ दिख रहा है, इस परिपथ में ये क्या है, दोनों समांतर क्रम में है।
6 ओम और आर ये समांतर क्रम में है। और बच्चों आपने पढ़ रखा है कि समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। जो विभवांतर 6 ओम का होगा वही विभवांतर आर का भी होगा, आर वाले प्रतिरोध का भी होगा। तो चलिए देखते हैं आर को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए पहले हम यहाँ पे निकाल लें कि विभवांतर कितना है। 6 ओम में विभवांतर कितना है, तो ओम्स लॉ से आप जानते हैं बच्चों V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। V इज इक्वल टू आई आर होता है। और हमें पता है कि 6 ओम में 0.5 एम्पियर की धारा है और 6 ओम है, 6 पंचे 30, 3.0 वोल्ट। अब देखिए 3 वोल्ट यहाँ पे जो विभवांतर बना है वो 3 वोल्ट है। तो सेम विभवांतर यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी विभवांतर 3 वोल्ट होगा। तो अब बच्चों देखिए यहाँ से फिर से हम निकाल लेंगे। यहाँ से R निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, R इक्वल टू V अपॉन का I। ओम्स लॉ से V तो 3 वोल्ट है और इसमें धारा बह रही है 1.5, 1.5 दूना 3 यानी कि 3 ओम आ गया। सॉरी 1.5 दूना 3 तो 2 ओम आएगा। बिल्कुल 1.5 का दूना होता है 3 यानी कि 2 ओम आ गया बच्चों। तो अब देखिए आर प्रतिरोध, इसमें पूछा था प्रतिरोध आर का मान कितना होगा, 2 ओम होगा। यहाँ पे 0.5 ओम है तो ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल तीसरे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बच्चों, तीसरे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ना समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो बच्चों अगला प्रश्न है चौथा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से बनेगा, कितनी दूर बनेगा। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपने दर्पण वाला जो आपने क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन और परावर्तन, परावर्तन और अपवर्तन वाले जो चैप्टर में पढ़ा है, तो उसमें देखिए अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये मान लिया अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी इसने 20 सेंटीमीटर है और दर्पण से 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। और 20 सेंटीमीटर दूरी यानी कि फोकस दूरी का 2 गुना क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु रखा है, यानी वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा है। ये आपका 10 हो गया तो वक्रता केंद्र यहाँ पे 20 हो जाएगा। वस्तु आपका यहाँ पे है। अब आपने पढ़ा होगा कि वक्रता केंद्र पे अगर कोई वस्तु रखा होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, समान दूरी पर बनता है। यानी कि वक्रता केंद्र पर ही बनेगा प्रतिबिंब, समान हाइट होगी इसकी, मतलब प्रतिबिंब और वस्तु की जो हाइट होगी वो सेम होगी। ठीक है, और यहाँ पे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो अब पूछा है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा, तो बिल्कुल 20 सेंटीमीटर पर बनेगा। जहाँ पे वस्तु रखा है वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि वस्तु वक्रता केंद्र पे रखा है। ये क्वेश्चन पूछा है यूपी बोर्ड में। अब देखिए पांचवा प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल यहाँ पे भी ये न्यूमेरिकल ही पूछा है इसने। यहाँ पे देखिए फिजिक्स वाले क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा कठिन लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल और मैथमेटिकल प्रश्न है। तो आप ध्यान से देखेंगे, फिजिक्स वाले क्वेश्चन आपके एकदम सही हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न है, एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो इसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो देखो इसने कहा क्या है, आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्यू अपॉन का टी। समय बताया है इसने कि एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, प्रति सेकंड बह रही है। ठीक है, तो चार्ज कितने फ्लो हो रहे होंगे। तो देखिए चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई टी होता है। I की वैल्यू 1 है और T भी 1 है, यानी कि 1 कूलॉम चार्ज फ्लो हो रहा है। बिल्कुल 1 कूलॉम चार्ज पर सेकंड फ्लो हो रहा है अगर किसी परिपथ से, तो उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए संख्या हम लगाते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू एन ई। तो N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इक्वल टू Q अपॉन का E। तो बच्चों Q की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली 1 कूलॉम, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 1.6 इंटू 10 की पावर या 10 की घात -19। देखिए N की वैल्यू ये आई है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये कुछ लिखा है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जब पावर ऊपर जाएगी बच्चों तो ये प्लस हो जाएगी, तो 1 गुणे 10 की पावर 19 और बटा हो जाएगा 1.6। अब इसको हम क्या कर लें भाई, यहाँ पे 10 कर लिया
और ये हो गया 1.6 और पावर 10 की पावर 18 हो गया। अब ये देखिए ये 100/16 हो गया, यहाँ से पॉइंट हटाया तो ये 100 बन गया और 10 की पावर 18 यानी 10 की घात 18। 16 को 100 से काटेंगे तो 6.25 आएगा, 6.25। तो देखिए n की संख्या कितनी आ गई, n बराबर आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सॉरी 6.25, 1.6 कैसे हुआ, ये तो 6.25 है ना। तो कितना हो गया n बराबर 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पांचवे का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, समझ में आया, पांचवे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 6.25 गुणे 10 की पावर 18 घात। ये इस प्रकार इसका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बच्चों, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो याद रखेंगे कांच का अपवर्तनांक हरे रंग के लिए अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक हरे रंग के लिए अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सातवां। मानव जब किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं, यानी पराबैंगनी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है, तो मानव को क्या हो सकता है, बिल्कुल सातवां हो जाएगा, त्वचा कैंसर हो जाता है। सातवें का सी हो जाएगा, त्वचा का कैंसर हो सकता है। तो 7 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए भौतिक विज्ञान के आए हैं। अब यहाँ पे आपके रसायन विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, यहाँ पे आपके केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं। चलिए, H2S का विलयन, H2S का विलयन का पीएच मान होता है। तो देखिए H2S जो होता है ये आपका अम्लीय होता है, यानी अम्लीय है तो इसका मतलब विलयन का मान क्या होगा, पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। कि पीएच स्केल आपको पता है 7 के पे क्या होता है, 7 पे उदासीन होता है, 7 से ज़्यादा तो क्षारीय, 7 से कम तो अम्लीय। तो H2S अम्लीय प्रकृति का है, इसलिए इसका जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा। समझ में आ गया। 9वां देखेंगे, प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जिनमें से विभिन्न, प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जिनमें से पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें से विभिन्न तत्व कम खर्चे में आसानी से निष्कासित किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं, बिल्कुल इनको हम अयस्क बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अयस्क या ओर बोलते हैं। एल्काइन का सूत्र क्या है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n माइनस का 2। तो देखिए अगर मैं C की वैल्यू 3 लेता हूँ तो 3 2 जा 6, नहीं C की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो C2H2, C6H6, ये नहीं होगा, C3H4। हाँ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 10वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे, अगर मैं C की जगह बच्चों यहाँ पे इस फॉर्मूले में N की जगह 3 रखता हूँ तो कार्बन C3 हो जाएगा, और 3 2 जा H2N माइनस 2 है, यानी कि 2 इंटू का 3 माइनस का 2, तो ये बन जाएगा C3H, यानी 3 2 जा 6 माइनस 2 यानी कि 4, C3H4। ये क्या है भाई, ये एल्काइन का सूत्र है। एल्काइन का सूत्र नहीं है, एल्काइन का सदस्य बोल सकते हैं इसको, C3H4 को, ये सदस्य है। और क्या है ये, एक्चुअली में मेथ एथ प्रोप, ये प्रोपाइन है। ये क्या है भाई, ये प्रोपाइन है, 10वें का प्रोपाइन है। 11वां क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे बच्चों। 11वां प्रश्न है, वह तत्व जो अम्ल को, वह तत्व यहाँ पे देख पाएंगे, वह तत्व जो अम्ल का आवश्यक अवयव है। ठीक है, तो इसका क्या, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक अवयव है। तो अम्लों का आवश्यक अवयव भाई आपको पता है बच्चों कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल ऐसे होते हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन देते हैं, जैसे कि HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। इनको पानी में घोलोगे तो ये H+ आयन देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। यहाँ क्या बताया गया है कि वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक अवयव है तो हाइड्रोजन है। पीतल के अवयव हैं, पीतल के अवयव हैं। 12वां क्वेश्चन है, पीतल के अवयव है, तो पीतल मतलब कॉपर और जिंक को मिला करके पीतल बनाया जाता है। 13वां प्रश्न है, अपच के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अपच के उपचार में, यानी कि जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो 13वें का ऑप्शन एंट एसिड का इस्तेमाल करते हैं। एसिडिटी में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एंट एसिड इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। अब देखिए आपका उपखंड ग आ गया
और इसमें आपके बायो के क्वेश्चन हैं, यहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो बिल्कुल श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वह कौन सा पादप हार्मोन कोशिका के विभाजन में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। 16वां है, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोन की संख्या होती है, तो बिल्कुल मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोन की संख्या होती है 22 होती हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 17वां है, किसी पारितंत्र में उत्पादक है, किसी पारितंत्र में उत्पादक है, तो सभी क्लोरोफिल युक्त पदार्थ क्या है, ये उत्पादक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 18वां प्रश्न देखेंगे, पादप प्रकाश संश्लेषण में गैस छोड़ते हैं, पादप प्रकाश संश्लेषण में गैस छोड़ते हैं, तो कौन सी गैस छोड़ते हैं भाई? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, आप सभी को पता है। घेंघा रोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? बिल्कुल आयोडीन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, प्रकृति में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो प्रकृति में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है। तो साथियों या बच्चों, आपको मैंने यहाँ पे 20 प्रश्न कराए हैं और 20 प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा, और सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मॉडल में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।